Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.rodis.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का चैप्टर है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज। सबसे पहले तो पार्लियामेंट को कमेटीज बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? बिकॉज जो पार्लियामेंट है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था और जो पार्लियामेंट के पास जो काम का बर्डन था वो बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण वो हर इशू को अफेक्टिवली जो थे वो डिलिब्रेट नहीं कर पाते थे, उनको अच्छे से नहीं देख पाते थे। और ना ही पार्लियामेंट के पास इतना टाइम था और ना ही जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो इतने एक्सपर्ट थे उन उन फील्ड में। तो जिसके कारण जितने भी लेजिस्लेटिव मेजर्स होते थे वो ढंग से नहीं लिए जाते थे, उनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा पाता था। तो जिसके लिए नंबर ऑफ कमेटीज बनाई गई ताकि वो पार्लियामेंट को असिस्ट कर सकें उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग अ मेंशन ऑफ दीज कमेटीज एट डिफरेंट प्लेसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने उसमें इन कमेटीज के बारे में डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्कस तो किया गया है, मेंशन तो किया गया है, बट इनकी जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है इनके कंपोजिशन के बारे में, इनके टेन्योर या फंक्शन के बारे में उनके बारे में स्पेसिफिकली कहीं पे नहीं दिया गया। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का मतलब क्या होता है? इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस, जो हाउस के द्वारा इलेक्ट या फिर अपॉइंट की गई हो या फिर नॉमिनेट की गई हो, किनके द्वारा? बाय द स्पीकर, स्पीकर किसके? लोकसभा के, या फिर चेयरमैन, चेयरमैन किसके? राज्यसभा के। सो वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होंगी वो स्पीकर एंड चेयरमैन की डायरेक्शंस के अंदर काम करेंगी और प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स, जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो हाउस को देंगी, या तो स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। एंड हैज अ सेक्रेटरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। सो नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज स्टैंडिंग कमेटी, सेकंड इज एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती हैं, एडहॉक कमेटी जो सिर्फ उस पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती हैं और वो काम कंप्लीट होने के बाद उस कमेटी को भी जो है वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो सबसे पहली आती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड करी गई है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल कमेटी, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, committees relating to day business of houses, and housekeeping committee or service committee. सो नेक्स्ट है एडहॉक कमेटी। सो एडहॉक कमेटीज भी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज इंक्वायरी कमेटी, सेकेंड इज एडवाइजरी कमेटी। जो इंक्वायरी कमेटी है आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम आइदर बाय द टू हाउसेज ऑन अ मोशन अडॉप्टेड इन दैट बिहाफ, या तो वो दोनों हाउसेज के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इंक्वायरी कमेटी, या फिर स्पीकर के द्वारा, या फिर चेयरमैन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कौन सी इंक्वायरी कमेटी है? जैसे कि कमेटी ऑन द कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एड्रेस, कमेटीज ऑन द एड्रेस अ ड्राफ्ट 5-year प्लान, या फिर रेलवे कन्वेंशन कमेटी। सो जो एडवाइजरी कमेटी है इंक्लूड सिलेक्ट एंड ज्वाइंट कमेटीज ऑन बिल्स। इसमें क्या क्या आएगा? सिलेक्ट या फिर ज्वाइंट कमेटीज ऑन बिल विच आर अपॉइंटेड टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल्स। जो वो कमेटीज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर बिल पे अपनी कंसिडरेशन देंगी या फिर उस पर रिपोर्ट देंगी। तो अब हम देखेंगे जितनी भी हमने स्टैंडिंग कमेटीज देखी थी 6 टाइप्स की, उनको वन बाय वन। सबसे पहली है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी में भी फर्स्ट आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जो इस कमेटी को सेटअप किया गया था इन 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके प्रोविजंस के अंदर, और ये जो है अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। एट प्रेजेंट इसमें 22 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के हैं एंड 7 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमंगेस्ट इट मेंबर्स, यानी कि जो यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं इस कमेटी के, वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं अपने ही मेंबर्स में से, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इस प्रिंसिपल को मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज आप उस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लें। एंड दस ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट।
कि यहाँ पे क्या होगा कि हर साल जो है इसकी कमेटीज की इलेक्शन होती है बाहर बार, तो इससे क्या होगा कि हर मेंबर्स की जो है इसमें टर्न आती रहेगी मेंबरशिप के लिए, तो जिसके कारण पूरी हर पार्टी को इस पे रिप्रेजेंटेशन मिल पाती है। सो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर कितना है? 1 ईयर है, 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल के बाद फिर से मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाएंगे, सॉरी फिर से इसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे, और जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स बाय द स्पीकर। जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का वो भी उसके मेंबर्स में से ही अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। अनलाइक अंटिल 1966 एंड 67 जो चेयरमैन होता था इस कमेटी का वो रूलिंग पार्टी का ही होता था, बट 1967 से ये कन्वेंशन डेवलप की गई कि जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो ओपोजिशन का होगा। द फंक्शन ऑफ द कमेटी, तो फंक्शन क्या होता है इस कमेटी का? टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। किसकी ऑडिट रिपोर्ट? कैग की। और विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं कैग की रिपोर्ट, उसको एग्जामिन करना। सो फंक्शन क्या आते हैं इस कमेटी के? सबसे पहला है कि टू एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको एग्जामिन करना। फाइनेंशियल अकाउंट को एग्जामिन करना, किसके? यूनियन गवर्नमेंट के। और कोई अदर गवर्नमेंट का अकाउंट जो लोकसभा के सामने रखा जाता है। In scrutinizing the appropriation account, the audit report of CAG on it, the committee has to satisfy itself that कि जिस टाइम पे वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को या फिर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग को स्क्रूटनाइज करती हैं, तो उस चीज़ के लिए कमेटीज क्या क्या देखती हैं कि मनी दैट हैज़ बीन डिस्पर्स वाज लीगली अवेलेबल फॉर द रीअप्लाइड सर्विस और पर्पस। कि जो मनी उस चीज़ के लिए दी गई है वो लीगली उसी चीज़ के लिए अवेलेबल थी, कि वो ढंग से ली गई है। द एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू द अथॉरिटी दैट गवर्न इट, and every reappropriation has been made in accordance with the related rule. नेक्स्ट है टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन। अगर स्टेट कॉर्पोरेशन के अकाउंट को एग्जामिन करना हो। टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस बॉडीज, जैसे कि द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय द कैग, यानी कि जिनकी अकाउंट को ऑडिट कंडक्ट करती है कैग, तो उन वो जो है ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस बॉडीज, उनको भी एग्जामिन किया जा सकता है। टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ एनी रिसिप्ट और टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स। कि यहाँ पे जो रिपोर्ट देंगी कैग किसी ऑडिट से रिलेटेड, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। टू एग्जामिन द मनी स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट अमाउंट ग्रांटेड बाय लोकसभा फॉर दैट पर्पस। अगर किसी पर्पस पे जितनी लोकसभा के द्वारा ग्रांट दी गई थी उससे ज़्यादा खर्चा किया गया है, तो उसको भी यहाँ पे ये कमेटी एग्जामिन कर सकती है। सो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कमेटी की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ द पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। कि यहाँ पे जो ये कमेटी है वो सिर्फ उस चीज़ को एनालाइज ही करेगी, एग्जामिन ही करेगी जो खर्चा किया गया है वो सही किया गया है या फिर नहीं, बट उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है कुछ भी। और ये जो कमेटी है वो एज अ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन की तरह काम करती है, यानी कि जैसे खर्चा हो गया तो उसके बाद उसको एग्जामिन करती है कि वो सही था या फिर नहीं, बिकॉज उसके होने से पहले नहीं देखा जाता है कि ये जो ग्रांट दी जा रही है वो सही है या फिर नहीं। और ना ही ये कमेटी जो है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन कर सकती है, और जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन होगी वो एडवाइजरी होगी, वो मिनिस्ट्रीज पे बाइंडिंग नहीं होगी। सो नेक्स्ट आती है एस्टीमेट कमेटी। सो एस्टीमेट कमेटी है द फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। जो सबसे पहली एस्टीमेट कमेटी थी वो 1950 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन मठाई की रिकमेंडेशन पे, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जिस टाइम पे ये कमेटी बनाई गई थी उस टाइम पे इसके 25 मेंबर्स थे, बट 1966 से इसके मेंबर्स को बढ़ा के 30 कर दिया गया। और ये 30 के 30 मेंबर्स ही लोकसभा से आते हैं, इनमें से कोई भी मेंबर राज्यसभा का नहीं होता, यानी कि इस कमेटी में राज्यसभा की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर। जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको हर साल इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के द्वारा। एंड और हर साल इलेक्ट करने से क्या होता है कि जो सारी पार्टीज हैं उनको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल पाती है। सो इसका भी 1 साल का ही टर्म होती है। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं।
द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, जो चेयरमैन है कमेटी का, उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर करेंगे उन्हीं के मेंबर्स में से। द फंक्शन ऑफ द कमेटी इज टू एग्जामिन द एस्टीमेट इंक्लूड इन द बजट एंड सजेस्ट। तो इस कमेटी का क्या काम है कि वो एग्जामिन करेगी जो एस्टीमेट बजट में इंक्लूड किया गया है उसको। तो यहाँ पे इस कमेटी की इफेक्टिवनेस को कौन लिमिट करता है? फर्स्ट इज कि जो ये कमेटी है वो सिर्फ बजट एस्टीमेट को एग्जामिन कर सकती है, उस पर वोट नहीं कर सकती है, और ना ही ये क्वेश्चंस पूछ सकती है उस पॉलिसी के बारे में कि ये सही थी या गलत थी, यही ये चीज़ उसके बारे में क्वेश्चंस कोई भी नहीं पूछ सकती है पार्लियामेंट से। इट रिकमेंडेशंस आर, जो इसकी रिकमेंडेशंस होगी वो सिर्फ एडवाइजरी होंगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी मिनिस्ट्रीज पे। और इट एग्जामिन एवरी ईयर ओनली सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज, और ये जो मिनिस्ट्री है वो सिर्फ कुछ ही मिनिस्ट्रीज को एग्जामिन कर पाती हैं हर साल। एंड इट लैक द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ कैग, तो यहाँ पे जो है वो कैग की असिस्टेंस नहीं मिल पाती है इनको, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मिल पाती थी उनको, और ये भी एज अ पोस्टमार्टम नेचर में ही काम करती है। सो नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये जो कमेटी थी वो 1964 में क्रिएट की गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे? कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ओरिजिनली जो थे इसमें 16 मेंबर थे, 10 मेंबर लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, और 1974 में इसके मेंबर्स को इंक्रीज करके 22 कर दिया गया, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। और जो इसके मेंबर्स हैं कमेटी के वो हर साल पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उनके ही मेंबर्स में से। और कौन सी प्रिंसिपल पे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसी के कारण यहाँ पे हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिल पाती है, और इसका भी जो टर्म होता है वो 1 साल का ही होता है, और इसमें भी जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्टी इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो चेयरमैन होंगे कमेटी के उनको कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर करेंगे, कहाँ में से? उनके ही मेंबर्स में से। Thus the member of the committee who are from the Rajya Sabha cannot appointed as a chairman। ये जो चेयरमैन होंगे वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स में से ही होंगे, यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स में से चेयरमैन नहीं बनाए जा सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस कमेटी के फंक्शंस। फर्स्ट है टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग के रिपोर्ट एंड अकाउंट को एग्जामिन करना। और नेक्स्ट क्या एग्जामिन करना? कैग की रिपोर्ट को, किस पे? जो पब्लिक अंडरटेकिंग पे दी गई होगी उनके द्वारा। टू एग्जामिन वेदर द अफेयर्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल। और ये और क्या एग्जामिन करेंगे कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग के अफेयर्स हैं क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा, लॉज के अकॉर्डिंग ही मैनेज किए जा रहे हैं। टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी and the estimate committee in relation to the public undertaking which are allotted to it by the speaker from time to time। कि कोई ऐसे फंक्शन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के थे या फिर एस्टिमेट कमेटी के थे पब्लिक अंडरटेकिंग के रिलेशन में, तो वो जो है अगर स्पीकर इस कमेटी को अलॉट करता है तो उनको इस चीज़ के बारे में भी देखना पड़ेगा, इसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है कि इसकी इफेक्टिवनेस को कौन लिमिट करता है? First is it cannot take up the examination of more than 10 to 12 public undertakings in a year। कि ये जो कमेटी है वो एक साल में 10 से 12 से ज़्यादा कमेटीज़ को एग्जामिन नहीं कर पाती है, और ये भी जो कमेटी है वो एज अ पोस्टमार्टम नेचर में ही काम करती है। और इट डज नॉट लुक इनटू द टेक्निकल नेचर एज इट्स मेंबर आर नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स। यहाँ पे जो कमेटी है ये टेक्निकल नेचर मैटर को नहीं देख सकती है, बिकॉज इसके जो मेंबर्स है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और ये इसकी रिकमेंडेशंस भी एडवाइजरी होगी, वो मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग नहीं होंगी। सो नेक्स्ट आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा की रूल कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई। कब? 1993 में। इन 2004 में 7 और कमेटी सेटअप की गई, जिसके कारण इसका साइज 17 से इंक्रीज होकर 24 हो गया। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडिंग कमेटी का? इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव है वो मोर अकाउंटेबल रहे पार्लियामेंट को, वो जो भी रेगुलेशंस लाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड लॉज वगैरह को रेगुलेट करेंगे, तो उसके बारे में वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल रहे। सो जो ईच स्टैंडिंग कमेटी, हर स्टैंडिंग कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स, जिनमें से 21 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 10 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर करते हैं अपने ही मेंबर्स में से।
जस्ट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसी तरह जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। सो यहाँ पे भी जो मिनिस्टर्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, वो किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं यहाँ पे। सो आउट ऑफ द 24 स्टैंडिंग कमेटी, 24 स्टैंडिंग कमेटी में से जो 8 स्टैंडिंग कमेटीज है वो राज्यसभा के अंदर काम करती हैं, और जो 16 कमेटीज हैं वो लोकसभा के अंदर काम करती हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं हर स्टैंडिंग कमेटी के। फर्स्ट इज टू कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्रीज होंगी उनकी डिमांड को कंसिडर करना जो ग्रांट के लिए आई होगी। टू एग्जामिन द बिल पर्टेनिंग टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज, तो उन बिल्स को एग्जामिन करना। जो एनुअल रिपोर्ट होगी मिनिस्ट्रीज की उसको कंसिडर करना। टू कंसिडर नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, जितने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट होंगे उनको कंसिडर करना। सो लिमिटेशंस क्या है इस कमेटी की? सेम, दे शुड नॉट कंसिडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डे टू डे मैटर्स होगी उसको ये नहीं देख सकती है। एंड दे शुड नॉट जनरली कंसिडर द मैटर्स विच आर कंसिडर बाय द अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज, की जो मैटर अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज के हैं वो भी ये कमेटी उसको कंसिडर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है कमेटी टू इंक्वायर। सो इसमें सबसे पहली है कमेटी ऑन पटिशंस, कि दिस कमेटी एग्जामिन द पटिशन ऑन द बिल ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि अगर कोई बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में तो अगर उस पर कोई पिटीशन लाई गई है, पिटीशन पाई गई है, तो उस चीज़ को एग्जामिन कौन करेगा? ये कमेटी करेगी। सो इसके लिए जो लोकसभा की कमेटी है उसमें 15 मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा की कमेटी है उसमें 10 मेंबर्स हैं। सो नेक्स्ट आती है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। सो द फंक्शन ऑफ दिस कमेटी आर सेमी जुडिशियल इन नेचर, जो इस कमेटी के फंक्शन है वो सेमी जुडिशियल्स हैं। इट एग्जामिन द केस, ये कौन से केसेस को एग्जामिन करेगी? अगर कोई प्रिविलेजेस को ब्रीच किया जा रहा है हाउस के किसी हाउस के प्रिविलेजेस को या फिर इसके मेंबर्स के प्रिविलेजेस को, तो इसमें जो लोकसभा की कमेटी है उसके 15 मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा की कमेटी है उसके 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आती है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी में क्या होता है? और ये कमेटी जो थी वो राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1997 में, और लोकसभा में की गई थी 2000 में। और ये जो कमेटी है वो क्या एग्जामिन करेगी? द केस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस, कि जो मिसकंडक्ट के केस हैं उसको एग्जामिन करेगी और उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस को रिकमेंड करेगी। सो नेक्स्ट आती है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। सो उसमें से सबसे पहली है कमेटी ऑन अ गवर्नमेंट एश्योरेंस। इसमें क्या कहा गया कि दिस कमेटी एग्जामिन द एश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि जो भी मिनिस्टर्स के द्वारा लोगों को एश्योरेंस दी जाती है, प्रॉमिस दी जाती है कि वो उनके द्वारा पूरे किए जा रहे हैं या फिर नहीं, तो इस चीज़ को ये कमेटी एग्जामिन करती है। तो इसमें भी लोकसभा में 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर्स हैं, और इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? इन 1953। सो नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो दिस कमेटी एग्जामिन एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर to make regulations, rules, sub-rules and bylaws delegated by the parliament or conferred by the constitution to the executive are been properly exercised by it। ये जो कमेटी है वो क्या एग्जामिन करेगी कि जो भी पावर दी गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की, सब रूल्स बनाने की पार्लियामेंट को, तो क्या उसका प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है या फिर नहीं। और इन बोथ हाउसेज, और दोनों हाउसेज में इस कमेटी के 15 मेंबर्स हैं, और ये कमेटी भी 1953 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन अ पेपर लेड ऑन टेबल। ये जो कमेटी है वो 1975 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। लोकसभा में इसके 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा की कमेटी में 10 मेंबर्स हैं। सो इट एग्जामिन द ऑल पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ हाउस, जो भी हाउस की टेबल पे पेपर्स रखे जाएंगे मिनिस्टर्स के द्वारा, ये उनको एग्जामिन करेंगे कि वो जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड STs। तो दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। तो इस कमेटी के 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। सो इस कमेटी का क्या फंक्शन है? टू कंसिडर द रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट को कंसिडर करना? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST की रिपोर्ट को। और जितने भी ऑल टू एग्जामिन ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स होंगे SC एंड STs की वेलफेयर्स के लिए, उनको भी ये एग्जामिन करेगी। सो नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है
ये कमेटी जो है वो 1997 में बनाई गई थी। इसके भी 30 मेंबर थे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। So it consider the report of the National Commission for Women and examine the measures taken by the Union government to secure dignity, equality for the women in all field। कि ये जो है, ये जो कमेटी है वो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन की रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी और ये चेक करेगी कि जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए जा रहे हैं वुमेन्स की स्टेटस को सिक्योर करने के लिए, डिग्निटी एंड इक्वालिटी को सिक्योर करने के लिए वो सही है या फिर नहीं है, कि उनके लिए सब किया जा रहा है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट आती है जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो इसमें क्या है कि दिस कमेटी एग्जामिन द कंपोजिशन एंड करेक्टर ऑफ द कमेटी। ये जो है वो एग्जामिन करेगी कंपोजिशन उस कमेटी की, करेक्टर कमेटी का, एंड अदर बॉडीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट and recommend whether person holding this office should be disqualified from being elected as a member or not। और इस कमेटी में के कितने मेंबर्स होंगे? 15 होंगे, उसमें से 10 लोकसभा से होंगे और 5 राज्यसभा से। सो नेक्स्ट आती है कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। सो इसमें से सबसे पहली है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी? रेगुलेट द प्रोग्राम, जो हाउस के प्रोग्राम्स होंगे उनके टाइम टेबल होगा उसको बनाएगी, उसको रेगुलेट करेगी। इट एलोकेट द टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस, जितने भी बिजनेस होंगे अदर पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव जो भी काम होंगे उनके टाइम देगी कि इस टाइम पे ये जो ट्रांजेक्शन होंगी, यानी कि इस टाइम पे ये जो है बिजनेस वगैरह इसको हाउस बिफोर द हाउस रखा जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और इसमें लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर्स हैं जिसमें स्पीकर्स भी हैं एज अ चेयरमैन, और राज्यसभा की कमेटी में 11 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सो नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन अ प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि दिस कमेटी क्लासीफाई बिल्स एंड एलोकेट टाइम्स फॉर द डिस्कशन ऑन द बिल। ये जो कमेटी वो बिल्स को क्लासीफाई करेगी और उनको डिस्कशन के लिए टाइम अलॉट करेगी। और दिस इज अ स्पेशल कमेटी ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा की स्पेशल कमेटी है जिसके 15 मेंबर्स हैं जिसमें डिप्टी स्पीकर्स भी आते हैं एज अ चेयरमैन। और राज्यसभा डज नॉट हैव एनी सच कमेटी, और राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है। रूल्स कमेटी में क्या होगा कि दिस कमेटी कंसिडर द मैटर ऑफ प्रोसीजर। ये जो कमेटी है वो मैटर ऑफ प्रोसीजर को कंसिडर करेगी एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस को। और लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर्स हैं जिसमें स्पीकर एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन काम करते हैं, और राज्यसभा की कमेटी में 16 मेंबर्स हैं। और कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर्स, दिस कमेटी कंसिडर ऑल द एप्लीकेशंस फ्रॉम मेंबर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। ये जो कमेटी जो है वो कंसिडर करेगी जितनी भी लीव के लिए एप्लीकेशंस आएंगी हाउसेस में से, एंड एग्जामिन द केस ऑफ मेंबर्स हु हैव बीन एब्सेंट फॉर 60 डेज और मोर विदाउट परमिशन। और उस मेंबर्स के केस को भी जो 60 डेज से ज़्यादा के लिए एब्सेंट थे बिना किसी परमिशन के। और ये भी जो स्पेशल कमेटी है लोकसभा की जिसके 15 मेंबर्स हैं, और राज्यसभा में ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है। सो नेक्स्ट आती है हाउस कीपिंग कमेटी। सो हाउस कीपिंग कमेटीज में फर्स्ट है जनरल पर्पस कमेटी। सो दिस कमेटी कंसिडर एंड एडवाइज ऑन मैटर्स कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउस। ये जो कमेटी है वो एडवाइस देती है कौन से मैटर पे जो हाउस के लिए अफेयर्स के लिए कंसर्न होते हैं, विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी कि जितनी भी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी हैं उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी मैटर्स नहीं आते हैं वो इस कमेटी के अंदर आते हैं। इन ईच हाउस दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हर हाउस में इस कमेटी का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। स्पीकर हो सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में चेयरमैन हो सकते हैं एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर्स, मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन। किसके चेयरपर्सन? राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। चेयरपर्सन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द हाउस एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट आती है हाउस कमेटी। सो इसमें क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स होंगे जिस टाइम पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं दिल्ली में, तो उस टाइम पे उनके हाउसेस वगैरह को देखने के लिए, फूड्स को, मेडिकल एड्स को, ये कमेटी देखती है। सो नेक्स्ट आती है लाइब्रेरी कमेटी। सो जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी होती है उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो इस कमेटी के द्वारा देखे जाते हैं। सो नेक्स्ट आती है जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर। सो ये जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन मेंबर एक्ट ऑफ 1954। तो इस कमेटी के 15 मेंबर्स हैं, 10 लोकसभा में से और 5 राज्यसभा में से।
तो ये इट फ्रेम रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ द सैलरी अलाउंसेस पेंशन एंड ऑफ टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये जो कमेटी है वो रूल्स बनाती है सैलरी अलाउंसेस एंड पार्लियामेंट के मेंबर्स की पेंशन के लिए। सो नेक्स्ट आती है कंसल्टेटिव कमेटी। सो इसमें क्या था कि कंसल्टेटिव कमेटी आर अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये जो कमेटी है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच होती है। दे कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। द मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। कि जो मिनिस्टर होंगे उस इंचार्ज उस मिनिस्ट्री के, वो एज अ चेयरमैन काम करेंगे वहाँ पे। एंड दीज कमेटीज प्रोवाइड अ फोरम। ये कमेटी जो है वो फोरम प्रोवाइड करते हैं फॉर्मल डिस्कशन के लिए। और दीज कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये जो कमेटी है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सो जो मैक्सिमम मेंबरशिप होगी कमेटीज की वो 30 होगी और मिनिमम 10 होगी। एंड दीज कमेटीज आर नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जिस टाइम पे न्यू लोकसभा बनती है उस टाइम मोस्टली ये जो कमेटीज हैं उस टाइम पे बनाई जाती हैं, जिस टाइम पे जनरल इलेक्शंस होती हैं लोकसभा की उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।